हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी से ये डिसाइड किया है कि अब जो इस महीने के लास्ट में सीटेट की परीक्षा होगी, उन परीक्षाओं में शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शिक्षण विधियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज से आपको हर दिन शिक्षण विधियों के क्लासेस मिलती रहेंगी। आज हम शुरू कर देंगे हिंदी शिक्षण विधियां। पहली क्लास है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा, भाषा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व और कार्य, भाषा अर्जन एवं अधिगम और शिक्षण, शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है। आप लोग वहां से आज की वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हर दिन का पीडीएफ वीडियो भी मिलेगी और उसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे शिक्षण विधियां क्या है। शिक्षण विधियां पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने अब ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, हिंदी, संस्कृत या मनोविज्ञान या शिक्षण विधियों की अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप आसानी से इन प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा शब्द का निर्माण कहां से हुआ है। तो भाषा शब्द का निर्माण हुआ है संस्कृत की भाष धातु से, और भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाष का अर्थ क्या है। तो भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना, और यह संस्कृत की भाष धातु से आया है। बात करते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मन के भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। अर्थात भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। वैचारिक आदान प्रदान का मतलब यह कि विचारों का एक दूसरे में आदान प्रदान करना, कहना, सुनना और बोलना समझना ही, विचारों का बोलना समझना या आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। बात करते हैं इसके आगे कि हिंदी भाषा का महत्व और उससे सारे जुड़े तत्व हम आज के में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे इसकी परिभाषा क्या है। तो भाषा की परिभाषा, कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने भाषा की परिभाषा को इस प्रकार से कहा है। सबसे पहले स्वीट के अनुसार कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी कि ध्वनि के द्वारा शब्दों को जब हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? भाषा। उसके बाद बात करते हैं कि बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि या संकेत प्रणाली को ही क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। बहुत बार ऐसा पूछते हैं कि ये शब्द किस विद्वान के हैं या किस इतिहासकार के हैं। तो ये सारी जानकारी आपको यहां से मिलती है। उसके बाद आता है कि प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने यह कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा अंतर है। विचार आत्मा की मूक बातचीत है, और जब वह ध्वनि के द्वारा होठों से प्रकट की जाती है तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अर्थात ये कहा है, प्लेटो ने ये कहा है कि विचार और भाषा, विचार का अर्थ ये होता है कि अपने आप से बात करना, मन ही मन में किसी चीज का विचार करना, बोलना मन ही मन में, वो कहलाता है विचार। और जब विचारों को भाषा का रूप दिया जाता है, ध्वनि का रूप दिया जाता है, तो वह भाषा बन जाती है। ये तो थी भाषा की कुछ परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य के पास है। बोलने का जो गुण है वो केवल मनुष्य के पास है। भाषा का आविष्कार और विकास वस्तुतः मनुष्य का ही विकास है। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है, और ज्यादातर लोग भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम मानते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की भूमिका ठीक से समझने के लिए हमें समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं इसके आगे कि भाषा की आवश्यकता, महत्व एवं कार्य। तो भाषा के द्वारा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है, और भाषा की आवश्यकता और इसके महत्व जो है वो आगे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले चिंतन एवं मनन का स्रोत। भाषा के द्वारा ही मनुष्य जो है वो चिंतन कर सकता है
और मनन कर सकता है। अपने विचारों के विस्तार के कारण मनुष्य आज नए नए आविष्कार कर रहा है। मनुष्य हर दिन नई नई तकनीकों की खोज कर रहा है और विचारों के चिंतन एवं मनन के कारण ही वर्तमान समय में उद्योगों और मशीनों का विकास भी हो रहा है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में मशीनों का और उद्योगों का कितना विकास हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। भाषा जो है वो देश की एकता का आधार कैसे है? क्योंकि प्रशासन का जितना भी काम होता है वो सारा किसी न किसी भाषा में होता है। विचार विनिमय का कार्य भाषा में होता है। आपसी सहयोग का कार्य भाषा में होता है। व्यापार लेन देन सारे भाषा के द्वारा ही होते हैं। इन सभी कार्यों में हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ भाषा के द्वारा सांस्कृतिक एकता भी संभव हो जाती है, क्योंकि इतने सारे काम जब हम इतने एक दूसरे के संपर्क में रह करके करेंगे तो सांस्कृतिक एकता जो है वो भी हमारी संभव हो जाती है। और सांस्कृतिक एकता जब एक जैसी होगी तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय एकता का मूल अधिकार भी भाषा ही कहा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। भाषा प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की इच्छा, आवश्यकता और मनोगत भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने की क्षमता प्रदान करते हैं कि भाई हम अपनी इच्छाएं जो हैं, अपनी आवश्यकताएं जो है वो दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। तो ये भाषा के द्वारा इच्छा और आवश्यकताओं की संतुष्टि भी संभव होती है। उसके बाद बात करते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। अब भाषा जो है वो कैरेक्टर के निर्माण में भी सहायक है। कैसे? क्योंकि भाषा सदैव व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रकट करती है। भाषा जिस प्रकार का आदमी का व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसके आंतरिक विचार है, आंतरिक उसके गुण है, उन्हीं को ही भाषा के द्वारा वो प्रकट करता है। तो उसके द्वारा व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो पाता है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट एवं प्रभावशाली होगी उसका व्यक्तित्व भी उतना ही सुदृढ़ मिलेगा और उतना ही उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली मिलेगा। उसके बाद बढ़ते हैं 5वें प्रश्न, उसके ऑप्शन की तरफ, कि ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। अब देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति में सदैव भाषा का योगदान रहा है, क्योंकि बिना भाषा के तो हम ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। चाहे बोल करके, चाहे लिख करके, हम किसी भी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें भाषा की ही आवश्यकता होती है। शिक्षा की प्राप्ति करने में भाषा अनिवार्य है और भाषा के द्वारा ही हम किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापन और अध्ययन के क्षेत्र में भाषा का बहुत ज्यादा योगदान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासनिक कार्य करने में भी भाषा ही संभव है। भाषा के द्वारा ही किसी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी साहित्य का कार्य को कर सकते हैं, किसी भी प्रशासनिक कार्य को हम कर सकते हैं। ये इन सब के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। उसके बाद है कि विचार विनिमय का मुख्य साधन। भाषा के द्वारा तो विचार विनिमय हो ही नहीं सकते, क्योंकि विचार विनिमय का जो मुख्य स्रोत है वो भाषा ही है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, या किसी भी विचारों को प्रकट करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं कि भाषा के अभाव में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भाषाएं नहीं होगी तो वो अपने विचारों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करेगा? तो विचार विनिमय में भी भाषा की आवश्यकता होती है। उसके बाद है सामाजिक जीवन में भाषा का योगदान। देखिएगा, अब सामाजिक जीवन में भाषा का क्या योगदान है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहते हुए अन्य लोगों के साथ तालमेल, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ता है। और वे सारे काम किसके द्वारा हो सकते हैं? भाषा के द्वारा ही हो सकते हैं, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता अत्यधिक होती है। उसके बाद बात करते हैं कि शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी भाषा की सहायता करती है। जैसे कि भाषा के द्वारा ही शिक्षण कार्य पूरा होता है। साहित्य के क्षेत्र में गद्य, पद्य, कहानी, लेख, उपन्यास आदि के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके बिना भाषा संभव ही नहीं है। रस, छंद, अलंकार का उचित प्रयोग भी हम किसके द्वारा सीखते हैं? भाषा के द्वारा सीखते हैं। और भाषा के द्वारा ही हम अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, भाषा अर्जन एवं अधिगम। जैसे कि भाषा अर्जन
लैंग्वेज एक्विजिशन, बहुत जरूरी बात है। अर्जन एक्विजिशन का अर्थ होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना। भाषा अर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आदमी या मनुष्य भाषा को ग्रहण करने, समझने की क्षमता जो है वो सीखता है। वार्तालाप करते समय शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करना भी सीखते हैं। जब व्यक्ति बिना किसी निश्चित और व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के भाषा को सीखता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है भाषा अर्जन। और उसके द्वारा क्या होता है कि जो भाषा, बच्चे की जो प्रथम लैंग्वेज है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, पहली भाषा है, वो उसकी मातृभाषा होती है। क्योंकि आसपास के माहौल से, आसपास के लोगों से, अपने सगे संबंधियों से जो वो सीखता है वो उसकी मातृभाषा ही होती है। और प्रारंभ में, शुरुआत में बच्चा भाषा में कुछ गलतियां करता है, परंतु वो गलतियां जो है वो समय के अनुसार ठीक होती जाती है और समय के अनुसार वो भाषा को सीख जाता है। अर्जन एक क्रियाशील प्रक्रिया है, मतलब ये है कि ये एक लगातार चलने वाली क्रिया है। मानसिक तथा बौद्धिक कौशल के आधार पर बच्चा जो है वो भाषा को अर्जन कर लेता है। अगर किसी की मानसिक क्षमता ठीक है, बौद्धिक क्षमता सही है, तो सही बुद्धि वाला जो बच्चा है वो भाषा को जल्दी सीख लेता है। लेकिन मंद बुद्धि या बीमार या ऐसा बच्चा जो कमजोर होता है वो भाषा अर्जन करने में थोड़ा समय लगाता है। ये बात यहां से थी। उसके बाद बात करते हैं कि भाषा अर्जन की विशेषताएं। भाषा अर्जन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले भाषा अर्जन सदैव मातृभाषा या स्थानीय भाषा से संबंध रखता है। कि भाषा अर्जन जो है, पहले बताया कि बच्चे की पहली भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा होती है या स्थानीय भाषा होती है। भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जो बच्चा है वो हमेशा दूसरों को देख करके, अपने से बड़ों को देख करके, उनकी भाषा का अनुसरण करके ही भाषा को सीखता है। भाषा अर्जन के अभ्यास का भाषा अर्जन में अभ्यास का भी योगदान है। क्यों? क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा अभ्यास करेगा किसी भी भाषा का, वह उतनी ही जल्दी उस भाषा को अर्जन करता है। आसपास का सहज वातावरण भी भाषा अर्जन में सहायक होता है। यानी कि अगर किसी के माँ बाप या सामाजिक जो लोग हैं वे यदि एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं तो आसानी से उसको सीख पाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश और हिंदी या दो तीन भाषाओं को मिक्स करके बोलते हैं, तो ऐसे में भाषा अर्जन में थोड़ी कठिनाइयां आती है। मनुष्य के जन्मजात क्षमता के अनुसार ही भाषा अर्जन होता है। बिल्कुल, मैंने इससे पहले बताया था कि मनुष्य जो है, बच्चा जो है, वो अपनी जन्मजात प्रतिभा के आधार पर ही भाषा का अर्जन प्राप्त करता है। परिचित परिस्थितियों में भाषा अर्जन प्रभावशाली होता है। परिचित परिस्थितियां का मतलब यह है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि यदि माता पिता, दादा दादी या जितने भी लोग बच्चे के आसपास रहने वाले एक ही भाषा को बोलते हैं, उनकी जो स्थानीय भाषा या मातृभाषा एक ही है सबकी, तो भाषा अर्जन में बहुत शीघ्रता से हो पाता है। लेकिन अगर अलग अलग भाषा से वो उनका बैकग्राउंड है तो फिर भाषा के अर्जन में थोड़ी कठिनाई आती है। उसके बाद बात करते हैं भाषा अधिगम। अभी हमने पढ़ा था लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन। अब पढ़ेंगे लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। भाषा अधिगम का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा को जब व्यक्ति निश्चित एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा सीखता है, जैसे मान लो कोई बच्चा हिंदी का है या हिंदुस्तान का कोई बच्चा है, वो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए निश्चित पाठ्यक्रम में जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए वो एक व्यवस्था के अनुसार सीखता है। तो पहली लैंग्वेज को छोड़ करके जो दूसरी तीसरी भाषाएं होती है वो भाषा अधिगम के द्वारा सीखता है। लेकिन पहली जो भाषा है वो बच्चा पहली भाषा को भाषा अर्जन के द्वारा सीखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद देखिएगा कि जो प्रथम भाषा है यानी कि मातृभाषा होती है वो व्यक्ति भाषा अर्जन प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। लेकिन दूसरी और तीसरी भाषा सीखने के लिए व्यक्ति को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और इसी के द्वारा ही बच्चा भाषा अधिगम के द्वारा दूसरी और तीसरी भाषाओं को सीखता है। भाषा अधिगम के लिए हमेशा रुचिकर परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता अच्छी से भाषा को सीख सके। भाषा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बौद्धिक क्षमता पर आधारित होती है। चतुर एवं तेज बुद्धि वाले व्यक्ति या चतुर एवं तेज बुद्धि वाले बच्चे जल्दी से भाषा अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा कि अभी हम पढ़ेंगे कि अधिगम की कुछ परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि परिभाषाएं किसकी है, तो मैंने कुछ इंपोर्टेंट 2-3 परिभाषाएं बताई है, जैसे कि गेट्स के अनुसार। गेट्स ने कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यानी कि व्यक्ति जब अपने अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो वही अधिगम कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं गिलफोर्ड ने क्या कहा, तो गिलफोर्ड ने कहा कि सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है, यानी कि सीखना जो है वो व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन है। और स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया है, कि जब हमारे व्यवहार में उन्नति होगी यानी कि हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो वही समझ लीजिएगा कि सीखना है, वही अधिगम है। अब बात करते हैं शिक्षण के बारे में। शिक्षण मतलब टीचिंग। देखिएगा, ऐसी प्रक्रिया का निर्माण करना या ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिससे कि व्यक्ति कुछ नया सीख सके, वही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। कि यानी कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करा जाए कि जिससे कि व्यक्ति कुछ नया सीख सके, और व्यक्ति के मन में रुचि, इच्छा पैदा करना और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करना भी, ये सारे भी शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखो कि दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब एक अनुभवी व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को जानकारी देता है, ज्ञान देता है, अनुभव प्रदान करता है, तो यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। और इस कार्य के लिए शिक्षण विधियों का, शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण सहायक सामग्री का और शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कि ये जो प्रक्रिया है किसी को सिखाने की, ज्ञान देने की, इसके लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सूत्रों का, सहायक सामग्री का, शिक्षण सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि अब शिक्षण की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वीएफ स्किनर ने कहा है। वीएफ स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है। कि शिक्षण जो है वो किसका क्रम है, पुनर्बलन का क्रम है, कि दोबारा से उस चीज में को मजबूत बनाने का क्रम जो है वो शिक्षण कहलाता है। गेज के अनुसार, गेज ने कहा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है और इसका उद्देश्य होता है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना, दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही शिक्षा कहलाता है। उसके बाद देखिएगा कि शिक्षा को मनुष्य, अब तीसरे नंबर पे है डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, उन्होंने कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को बिना शिक्षा के नहीं किया जा सकता या बिना शिक्षा के यह अपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं कि शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो शिक्षण की विशेषताएं जो है वो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कि शिक्षण जो कार्य है वो बिना उद्देश्य के पूरा नहीं किया जा सकता है। तो शिक्षण का मुख्य जो शिक्षण प्रक्रिया है वो एक उद्देश्यपूर्ण है, कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसके बाद शिक्षण के द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण एक सामाजिक और व्यवसायिक क्रिया है। शिक्षण एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। शिक्षा के मतलब कि ऐसा नहीं है, शिक्षा हमेशा प्रत्यक्ष रूप से सीखी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि शिक्षण एक तार्किक क्रिया है, कि बच्चे जो हैं वो अपने टीचर्स के साथ जब तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे जब तक शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता। शिक्षण एक विकासात्मक क्रिया है, कि शिक्षा के द्वारा बच्चों का विकास होना संभव है, इसलिए यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इसके द्वारा बच्चे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं, बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है, तो शिक्षा एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया भी है। शिक्षा के द्वारा कुछ निर्देशन भी दिए जाते हैं, तो शिक्षा एक कुशल निर्देशन भी है। शिक्षा एक त्रिमुखी क्रिया है, शिक्षा शिक्षक के बीच की एक त्रिमुखी क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा शिक्षण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक का मतलब ये होता है कि जब आप निश्चित क्रम के अनुसार, एक व्यवस्था के अनुसार शिक्षा सीखते हैं तो औपचारिक है, और अनौपचारिक का मतलब है कि जब व्यक्ति अनुभवों के द्वारा शिक्षा कुछ सीखता है तो वो अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं शिक्षण के कुछ उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों के द्वारा ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है। शिक्षण के उद्देश्य देखिएगा, सबसे पहला है कि बच्चों को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। क्यों? क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होता। शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी है जिससे कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद
बच्चों की बौद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास करना, बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करना, कि छात्र जो हैं, बच्चे जो हैं, उनमें मानवीय गुणों का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चों में क्रियाशीलता का विकास करना, क्यों? क्योंकि एक लगातार एक क्रम के अनुसार चलने वाली क्रिया है, इसलिए बच्चों में क्रियाशीलता का विकास भी होता है। बच्चों में संवेदनशीलता का विकास होना, शिक्षा के द्वारा बच्चों में संवेदनशीलता का विकास भी होता है, सेंसिटिवनेस भी आती है बच्चों में। और व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना ही है। बच्चों में जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी इसके द्वारा होता है, और बच्चों में वातावरण के प्रति जो सामंजस्य की क्षमता है वो भी, बच्चों में सामंजस्य की स्थापना करना भी क्या है, इसका उद्देश्य है। बच्चों में आत्मविश्वास और आत्म अनुभूति करने की योग्यता बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य है, और शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में सृजन क्षमता का विकास किया जाता है। तो ये सारे उद्देश्य थे जो कि शिक्षा से संबंधित मैंने आपको बताए हैं। पूरा टॉपिक आपके सामने एक एक क्रम के अनुसार बताया है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसे ही क्रम के अनुसार सारी बातें बताता चलूंगा। पूरी शिक्षण विधियां, आपके सीटेट से पहले शिक्षण विधियां समाप्त कर दूंगा। ये जो पुस्तक है, पूजा पब्लिकेशन की पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे द्वारा लिखी हुई है। इसमें ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 7 विषयों की शिक्षण विधियां मैंने एक साथ लिखी है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित। इन सभी 7 विषयों की शिक्षण विधियों को एक साथ समायोजित करके मैंने इस पुस्तक में लिखा है। देखिएगा, ये सभी 7 विषयों का इंडेक्स भी है, आप देख सकते हैं यहां से। और अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन में इसका परचेजिंग लिंक है, आप लोग वहां से इस बुक को खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री, संस्कृत, मनोविज्ञान, शिक्षण विधियों के नोट्स मिलते रहे। पीडीएफ को आप ज्ञानकोश टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।